हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टेम्पल। दोस्तों, मैं आज आपके लिए बिहार एसआई मेंस एग्ज़ाम 2022 और बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम 2022 से रिलेटेड 50 प्रश्नों का सेट तैयार किया है, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स से रिलेटेड है, या कहिए तो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये सेट है। ठीक है दोस्तों, बिहार एसआई बिहार एसआई मेंस एग्ज़ाम, ठीक है, और बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम से रिलेटेड सीरीज़ 1 50 प्रश्नों के सीरीज़ 1 को मैंने बनाया था, जिसको आप देख सकते हैं, जिसकी लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, और ये सीरीज़ 2 है। ठीक है, और आने वाले दिनों में सीरीज़ 3 सीरीज़ 4 के वीडियो भी मैं ज़रूर लाऊंगा। दोस्तों, कुछ लोगों ने मुझे ये भी कहा कि आपकी जो वीडियो है वो बहुत लंबी बन जाती है। ठीक है दोस्तों, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 50 क्वेश्चन को बताना और उसको डिस्क्राइब करना में थोड़ा समय लग जाता है। अगर आपको ऐसा नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि थोड़ी वीडियो लंबी बन जाती है, तो मैं उसको कोशिश करूँगा कि और छोटी वीडियो बनाऊँ। ठीक है, कम समय लगे वीडियो बनाने में। लेकिन दोस्तों, जितना मुझे आता है मैं कोशिश करता हूँ कि उस बातों को मैं आपको समझा सकूँ। ठीक है दोस्तों, छोड़िए इन बातों को। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, अपने प्रश्न की तरफ। तो शुरू करते हैं बिहार एसआई मेंस एग्ज़ाम और बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम जीके। ठीक है दोस्तों, चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बार केंद्रित शासित प्रदेश कौन है? सबसे बड़ा है। ठीक है दोस्तों, मुझे माफ़ कीजिएगा, टाइपिंग करने में कुछ गलती हो जाती है मुझसे और कुछ ज़्यादा ही हो जाती है, जिसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अब कौन है? पहले तो ये नहीं था, लेकिन अब कौन है? तो ये लद्दाख है। ठीक है दोस्तों, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित यानी कि यूटी कौन है? लद्दाख। और सबसे छोटा कौन है? तो लक्षद्वीप है। ठीक है दोस्तों, ये हो सके एग्जाम में पूछ ली जाए। लद्दाख का क्षेत्रफल कितना है? 1,74,852 वर्ग किलोमीटर है, और जबकि लक्षद्वीप का 32 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आर्यावर्त तथा जम्बू द्वीप किस देश का पुराना नाम है? तो ये आर्यावर्त तथा जम्बू द्वीप जो है वो अपने देश भारत का पुराना नाम है। ठीक है दोस्तों, अपने भारत का। अगला प्रश्न है, भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेखा खींची गई है? तो ये है रेड क्लिफ रेखा। ठीक है दोस्तों, रेड क्लिफ रेखा। अब आप ये सोचिएगा कि ये भारत पाकिस्तान के साथ है रेड क्लिफ रेखा, तो आपको बता दूं कि बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, और पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और जो पाकिस्तान है, दोनों के बीच जो रेखा है वो रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है दोस्तों, भारत पाकिस्तान को भी रेड क्लिफ रेखा अलग करती है। हमारा अगला प्रश्न है, कोको स्ट्रेट किनके मध्य स्थित है? तो कोको स्ट्रेट और एक कोको द्वीप भी है। ठीक है दोस्तों, कोको द्वीप के भी प्रश्नों को मैंने इसमें शामिल किया है। कोको द्वीप जो है वो म्यांमार की है। पहले ये भारत की थी, जवाहरलाल नेहरू ने उसे म्यांमार को गिफ्ट में दे दिया। ठीक है, और अब म्यांमार ने क्या किया है? तो चीन को उसे लीज पर दे दिया है। ठीक है, छोड़िए, कोको स्टेट पर आते हैं। कोको स्टेट जो है वो उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप को अलग करती है। कोको द्वीप जो कि अब म्यांमार की है। ठीक है दोस्तों, उत्तरी अंडमान तथा कोको द्वीप को अलग करती है कोको स्टेट। दोस्तों, मैंने इसमें कोशिश की है कि इसमें वैसे प्रश्नों को मैं शामिल करूं जो बहुत ही कम यूट्यूब पर बताए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं कि मैं कुछ ज़्यादा जानकार हूं। ठीक है, मैं भी बहुत सारे यूट्यूब पर पढ़ाई करता हूं और देखता हूं कि मतलब जो छोटे छोटे इजी क्वेश्चन हैं उनको ज़्यादा रिपीट करते हैं, हालांकि वो ज़्यादा आते भी हैं। ठीक है, लेकिन मेरा कोशिश यही है कि जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो भी आए, और कुछ नए नए जो क्वेश्चन है जो बहुत कम यूट्यूब वीडियो या किसी सेट में मिलते हैं उन सबको भी मैं इंक्लूड करूं, ताकि आने वाले परीक्षा में जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रही है, हो सकता है कि पुराने पैटर्न को छोड़कर नए कंसेप्चुअल क्वेश्चन को पूछा जा सके। इसलिए मैं कुछ नए नए क्वेश्चन को डाल देता हूँ, या हालांकि मेरा कोई शौक नहीं है कि मैं कुछ अपने आप को एडवांस दिखाऊं। ठीक है, बस मेरी यही कोशिश है कि
बाकी जो भी छोटे इजी क्वेश्चंस हैं जो आते रहते हैं वो अदर यूट्यूब से या किताबों से जहाँ से भी पढ़ सकें, और जो नए नए जीके हैं, नए क्या जीके हैं, कुछ डीपली जीके हैं, उनको मैं अपने अपने वीडियो के माध्यम से आपको बता सकूं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के आधुनिक रूप से इस्पात बनाने का प्रथम प्रयास कब किया गया था। ठीक है, भारत में आधुनिक रूप से जो क्या इस्पात बनाने के लिए यानी कि स्टील इस्पात बनाने का प्रथम प्रयास कब किया गया था, तो 1830 ईस्वी में किया गया था। कहाँ, तो पोर्टो नोवा तमिलनाडु में। ठीक है दोस्तों, कहाँ की गई है पूछ ली जाए तो पोर्टो नोवा, और कब, 1830 में। लेकिन यह प्रयास जो थी असफल रही थी। ठीक है दोस्तों, ये प्रयास जो थी वो असफल रही थी। तो सफल कब हुई थी, तो भारत ने 1874 ईस्वी में पहली बार बंगाल आयरन वर्क्स कुल्टी, ठीक है, पश्चिम बंगाल द्वारा इस्पात सफल उत्पादन किया गया। ठीक है, 1864 में क्या हुआ, 1874 में क्या हुआ, सफल परीक्षण हुआ। लेकिन 1830 में जो इस्पात बनाने की थी वो प्रयास जो थी वो असफल रह गई। ठीक है, मेरी जुबान थोड़ी सी लड़खड़ा जाती है जिसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, पी हरिकृष्ण का संबंध किस खेल से है, तो ये शतरंज से है। ठीक है, पी हरिकृष्ण का संबंध शतरंज से है। अगला प्रश्न है, कच्चे खाने वाले पदार्थों को किससे धोना चाहिए, तो NaOH से। ये सवाल जो है आपको बिहार SI के पीटी के लगता है कि द्वितीय पाली में ये पूछा गया था। ठीक है, भारत का मानक यामी उत्तर 82 डिग्री 30 मिनट पूरब में है। ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट। अगर पूछ लिया जाए कि जो भारत की स्थिति है अक्षांशीय और देशांतरीय दोनों में अंतर कितना है, मतलब कि अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार दोनों 30 डिग्री का अंतर है। चलिए अगला प्रश्न है, लूसी ब्रॉन्ज का संबंध किस खेल से है, तो फुटबॉल से है। ठीक है दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, उसको मैंने इसमें शामिल कर दिया है ताकि किसी दूसरे एग्जाम में पूछे तो आपको याद रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस का रचनाकार कौन है, तो ये है विशाख दत्त। ठीक है दोस्तों, विशाख दत्त। अगला प्रश्न की तरफ है, कैटोपैक्सी पर्वत चोटी कहाँ स्थित है, तो इक्वाडोर में। ठीक है, कैटोपैक्सी क्या है, ज्वालामुखी पर्वत है, ये कहाँ है, इक्वाडोर में है। ठीक है, इक्वाडोर किस महादेश में है, तो वह है दक्षिणी अमेरिका में। तोता-ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये पटियाली में हुआ था। ठीक है, पटियाला नहीं, पटियाला भी ऑप्शन में दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, पटियाली याद रखिएगा, पटियाली ना कि पटियाला। अगला प्रश्न है, बिजली क्षेत्र में विकास के लिए पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ की गई थी, तो गुरुग्राम में की गई थी। ठीक है, पहले इसका नाम था गुड़गांव और अब है गुरुग्राम। ठीक है, ये हरियाणा में पड़ती है। अगला प्रश्न है, अधिकांश रोगाणु कारक सूक्ष्मजीव किस तापमान पर वृद्धि करते हैं, तो ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर वृद्धि करते हैं। और 37 डिग्री सेंटीग्रेड मानव का शरीर का तापमान होता है। ठीक है, मानव के शरीर का तापमान कितना होता है नॉर्मल, तो ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही होता है। हमारा अगला प्रश्न है, संसद की गणपूर्ति, ठीक है, निश्चित है, तो संसद की गणपूर्ति कब होती है, जब सदन में टोटल सदस्य का 1/10 भाग हो। ठीक है दोस्तों, टोटल सदस्य का 1/10 भाग हो, तब क्या होती है, संसद की कार्यवाही शुरू की जा सकती है, वरना नहीं होती है। अगला क्या है, भारत का मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है, तो ये मैंने बहुत बार बताया भी है। भारत मानक यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट रेखा जो है, ठीक है, भारत के कहाँ कहाँ से गुजरती है, तो ये यूपी से गुजरती है, एमपी से गुजरती है, ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यदि आपको पूछ लीजिए कितने राज्यों से, तो 5 राज्यों से, याद कर लीजिएगा, 5 राज्यों से ये गुजरती है। ठीक है, और ये आपको मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के बगल में है मिर्ज़ापुर, वहाँ से होकर गुजरती है, इसका मेन केंद्र है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, किम्बरली हीरे का खनन किस देश में है, तो ये साउथ अफ्रीका में है। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ है, साउथ अफ्रीका में, किम्बरले। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, तो लॉर्ड माउंटबेटन है। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे व्यस्त नहर कौन है, तो कील नहर। कील नहर जो है वो विश्व की सबसे व्यस्त नहर है। और सबसे व्यस्त महासागर कौन है, तो यह है अटलांटिक महासागर,
उसमें भी उत्तरी अटलांटिक महासागर, ठीक है। अटलांटिक में भी पूछ दिया जाए तो उत्तरी अटलांटिक महासागर, ठीक है। और नहर में तो कील नहर, और यदि नदी में पूछ दी जाए तो राइन नदी है। अगला प्रश्न है सोकर आर्द्र भूमि, सोकर आर्द्र भूमि जो है वो भारत के किस क्षेत्र में है, तो ये लद्दाख में है, ठीक है, आर्द्र भूमि। और आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को, ठीक है। वेटलैंड डे 2 फरवरी को। हमारा अगला प्रश्न है कौन सी किरण धनावेशित कणों से युक्त है, तो यह है अल्फा किरण, ठीक है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो मैं फिर बोल रहा हूँ, तो इसे लाइक शेयर अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिए। और आपको वीडियो कैसी लगी इसका जवाब आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ी कम समय, मतलब कम से कम समय इस वीडियो में लगाऊँ और पूरी के पूरी प्रश्नों को डिटेल में बता सकूँ, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा तेज़ बोल सकता हूँ। अगर आपको इसके लिए भी कोई क्वेरी है, मतलब कि कोई शिकायत है, तो आप कमेंट में जवाब दे सकते हैं, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है उसेन बोल्ट किस देश के हैं, तो यह है जमाइका के। जमाइका कैरिबियाई देश हैं, ठीक है, जो कि उत्तरी अमेरिका में पड़ते हैं, ठीक है दोस्तों। उत्तरी अमेरिका के ही क्षेत्र में पड़ते हैं। हालांकि ये है कैरिबियाई देश जो है, छोटे छोटे द्वीप हैं ये सब। हमारा अगला प्रश्न है उसेन बोल्ट किस देश के हैं, तो यह है जमैका, ये हो गया है। महिलाओं के गोले यानी कि शॉट पुट का वजन कितना होता है, तो 4 किलो होता है, ठीक है। गोला फेंक होता है ना, महिलाओं के गोले का कितना वजन होता है, तो 4 किलो होता है। हमारा अगला प्रश्न है सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 कहाँ हुआ था। ये आपको पीटी में द्वितीय पाली में पूछी गई थी ये क्वेश्चन, ठीक है, तो जोहान्सबर्ग में हुई थी, ठीक है। सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 कब की करंट अफेयर है, इसको स्टैटिक जीके बना के पूछ ली है, जोहान्सबर्ग। हालांकि पीटी बिहार की इस बार बिहार एसआई के मेंस में आपको करंट अफेयर ना पूछने के ना के बराबर पूछा जाएगा। अगर पूछेगा भी तो 1 आध 2 5 मुश्किल से 5, ज़्यादा उससे ज़्यादा नहीं। हालांकि इसके सिलेबस में होता नहीं है, पीटी में होता है लेकिन मेंस में करंट अफेयर होते नहीं हैं। लेकिन बीपीएससी में हो सके पूछ लिए, इसलिए मैं इसमें ऐड कर दिया है, ठीक है, हमने इसमें ऐड किया है। हमारा अगला प्रश्न है माइकोटॉक्सिस उत्पादक होते हैं किसके, कवक के, ठीक है। माइकोटॉक्सिस किसके उत्पादक होते हैं, तो कवक के। अगला प्रश्न है निवल निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में क्या घटाया जाता है, तो मूल्य ह्रास, ठीक है, माल्य ह्रास लिखा गया है, मूल्य ह्रास, इसको क्लियर सी कर लीजिएगा, मूल्य ह्रास। हमारा अगला प्रश्न है बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु त्रिज्या r और मुख्य क्वांटम संख्या में संबंध दिया जाता है, तो क्या होता है, ये होता है r जो होता है वो क्वांटम संख्या जो होती है उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। त्रिज्या जो होती है वो मुख्य क्वांटम संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है दोस्तों, व्युत्क्रमानुपाती होती है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है जम्मू कश्मीर में कुल जिलों की संख्या वर्तमान में कितनी है, तो 22, ठीक है। जम्मू कश्मीर में कुल जिले हैं अभी 22 और लद्दाख में 2। लद्दाख में कौन कौन है, कारगिल और एक लेह, और 22 जिले हैं कहाँ, जम्मू कश्मीर में। हमारा अगला प्रश्न है कित्थम झील कहाँ है, कित्थम झील को सुर सरोवर झील भी कहा जाता है, तो ये आगरा में स्थित है, यूपी के आगरा में। हमारा अगला प्रश्न है आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, ठीक है। तो आर्द्र भूमि जिसको रामसर स्थल के नाम से भी जाना जाता है, तो ईरान के एक रामसर स्थल है, ठीक है। ईरान के रामसर जगह का नाम है, उसी के नाम पर क्या रख दिया गया है, रामसर स्थल। तो ईरान के रामसर में हुआ था कब, तो 1971 में हुआ था, ठीक है दोस्तों। याद कर लीजिएगा कब हुआ था ये सम्मेलन, तो ईरान के रामसर में 1971 में हुआ था, ठीक है। रामसर के बारे में कुछ जान लेते हैं। रामसर कन्वेंशन 21 दिसंबर 1975 से काम करना शुरू किया था, ठीक है। ये सम्मेलन अगर पूछेगा तो सम्मेलन 1971 में हुई थी, लेकिन काम करना कब शुरू किया था, तो 1975 में, ठीक है। यदि पूरी डेट पूछे तो 21 दिसंबर 1975, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और भारत में कब हुई थी, तो 1 फरवरी 1982 को हुई थी, ठीक है दोस्तों, 1 फरवरी 1982 को। और भी कुछ इससे रिलेटेड जानकारियां हैं। तो वर्तमान में भारत में कुल कितने हैं, 49 है, ठीक है, 49 रामसर स्थल है। ये हालांकि बदलते जाएंगे, ठीक है, तो उसके लिए करंट अफेयर पढ़ते रहिए, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि नए कितने भी जो हैं रामसर स्थल मतलब घोषित किए गए हैं, उतना ऐड कर लीजिएगा इसमें। अभी फिलहाल कितने हैं, 39 हैं।
भारत, सॉरी 39 नहीं 49 है। भारत के उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 9 रामसर स्थल हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, ये मैंने बता दी है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है नंदूर मधेश्वर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। नंदूर मधेश्वर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो वो नासिक महाराष्ट्र में है। ठीक है दोस्तों, हालांकि ये सब प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसमें कंफर्म नहीं है, लेकिन जो मतलब कि आयोग है जो प्रश्न बनाता है वो कब बौड़ा जाए कुछ पता नहीं। ये तो आपको भी पता है कि कब वो सब सठियाने लगते हैं, बौड़ाने लगते हैं कि कब क्या क्वेश्चन डाल दें, इसलिए मैंने इसमें ऐड कर लिया है। ठीक है, हालांकि जो नामी होते हैं वही ज़्यादातर पूछे जाते हैं, उन सबको याद कर, लेकिन मैंने कहा था शुरू में ही कि मैं वैसे क्वेश्चन को भी ऐड कर रहा हूँ जो आपको कहीं जल्दी देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, इसलिए इन्हें भी पढ़ लीजिए और उन सबको भी पढ़ लीजिए, इसमें हम पढ़ा देते हैं, और बाकी सब आप किताबों में पढ़ सकते हैं या यूट्यूब चैनल से देख सकते के माध्यम से देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य कब तक का है, तो 2025 तक का है। और 2025 तक के जो लक्ष्य हैं और किस किस का लक्ष्य है वो देख लेते हैं। ठीक है, जो कि 2025 में तक बनाने का लक्ष्य है भारत में। तो भारत को विश्व का तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य भी 2025 का है। भारत को टीबी मुक्त करने का भी लक्ष्य 2025 का है। 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का भी लक्ष्य 2025 का है। मवेशियों में फुट एंड माउथ रोग को खत्म करने का भी लक्ष्य 2025 का है। यानी कि ये पांचों जो है इनका लक्ष्य 2025 तक है, याद कर लीजिएगा। $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए लक्ष्य 2025, और विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वो भी लक्ष्य 2025, टीबी मुक्त 2025, 100 नए एयरपोर्ट के विकास 2025, और मवेशियों में फुट एवं माउथ रोग के लिए भी खात्मा करने के लिए 2025। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में सर्वाधिक चर्चा किस नदी का है। ठीक है, नदी, तो यह है सिंधु नदी। सिंधु नदी को पवित्र नदी पहले माना जाता था वैदिक काल में। ठीक है, और इसकी जो है चर्चा सबसे ज़्यादा बार की गई है। और झेलम नदी को क्या कहा जाता था, हालांकि देखिए सिंधु नदी को शतरुदी नदी भी कहा जाता था। ठीक है, वैदिक काल में सिंधु नदी को शतरुदी नदी कहा जाता था। झेलम नदी को वित्सता नदी कहा जाता था, याद कर लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चिनाब नदी को अस्कनी नदी कहा जाता था। ब्यास को विपाशा वसु से याद कर लीजिए, विपाशा ब्यास। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या, यही इसे आगे बढ़ाते हैं। तो रावी नदी को क्या कहा जाता था, पारुष्णी नदी कहा जाता था। गंडक नदी को सदा नीरा, मतलब सदा के लिए बहते जल, सदा नीरा, नीर मतलब जल होता है और सदा मतलब हमेशा। ठीक है, सरस्वती नदी को घग्गर नदी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, वैदिक काल में गविष्टि का अर्थ क्या होता था। वैदिक काल में गविष्टि का अर्थ होता था गाय के लिए युद्ध करना। ठीक है, गाय के लिए युद्ध करना वैदिक काल में जो है गाय का बहुत ही क्या था, महत्वपूर्ण था। मतलब कि उसकी वैल्यू जो थी बहुत ज़्यादा थी गाय की, इंसानों से ज़्यादा वैल्यू गाय की होती थी। गाय के लिए लोग युद्ध कर लेते थे, गाय को समृद्धि मानते थे, समृद्धि का प्रतीक मानते थे। ठीक है दोस्तों, सीता का अर्थ क्या होता था वैदिक काल में, तो जुता हुआ खेत। ये बहुत बार प्रश्न पूछे भी गए हैं, सीता का अर्थ क्या होता है, तो जुता हुआ खेत। लोहे की खोज कब हुई थी, तो उत्तर वैदिक काल में हुई थी। ठीक है, लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में। लिच्छवी दोहित्र के नाम से कौन शासक जाना जाता था, तो ये समुद्रगुप्त जाना जाता था। ठीक है, लिच्छवी दोहित्र मतलब लिच्छवी का नाती, लिच्छवी गणराज्य की क्या थे, ये नाती, लिच्छवी गणराज्य में ये नाती के रूप में थे, इसलिए इन्हें लिच्छवी दोहित्र के नाम से जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, समुद्रगुप्त के बचपन का नाम क्या था, तो उनके बचपन का नाम कांच था। ठीक है दोस्तों, उन समुद्रगुप्त के बचपन का अगर नाम पूछ दिया जाए, हालांकि रेयर केस में पूछ सकता है, तो इनका बचपन का नाम कांच था। इसने आर्यावर्त, यानी आर्यावर्त मतलब उत्तर भारत, और दक्षिणावर्त यानी कि दक्षिण भारत। ठीक है दोस्तों, आर्यावर्त यानी कि उत्तर भारत और दक्षिणावर्त यानी कि दक्षिण भारत। तो आर्यावर्त में जितने भी मतलब लड़ाइयाँ लड़ी थी उनको तो अपने क्षेत्र में मिला लिया, लेकिन दक्षिणावर्त में 12 राज्यों को क्या किया था, 12 राज्यों पर जीत हासिल कर उससे सिर्फ टैक्स वसूलते थे। टैक्स मतलब कि कर सिर्फ वसूलते थे। और इतिहासकार BS स्मिथ ने समुद्रगुप्त की तुलना जो है वो भारत के नेपोलियन से किया था। ठीक है, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, BS स्मिथ ने, अगर पूछ दिया जाए कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की तुलना किसने की थी, तो BS स्मिथ ने की थी। ठीक है दोस्तों, नेपोलियन से तुलना की थी
BS स्मिथ ने। किसकी? तो समुद्रगुप्त की। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सजदा और पैगोस नामक ईरानी पद्धति को भारत में लागू किया था? तो ये है बलबन। ठीक है, बलबन जो थे ये ईरान के रहने वाले थे। ठीक है दोस्तों, इसीलिए ईरानी पद्धति को क्या किए? भारत में लागू किए। बलबन अगर पूछ दिया जाए कहाँ के थे तो ईरान के। हालांकि ज़्यादातर शासक के पूछ ले जाते कि कहाँ के थे, जैसे चंगेज खां मंगोलिया, उसी तरह से बलबन का अगर पूछ लिया जाए तो बताइएगा ईरान के ये थे। ठीक है, तो इन्होंने कौन सी सजदा और पैगोस नामक ईरानी पद्धति को लागू किया था? लौह और रक्त की नीति, जो कि बहुत बार पूछी गई है, लौह और रक्त की नीति किसने लागू की थी? तो ये बलबन ने ही की थी। नौरोज की, और क्या है, नौरोज जो पर्व है, ठीक है, नौरोज पर्व जो कि पारसियों मनाते हैं, पारसी लोग, तो इसकी भी शुरुआत भारत में किसने की थी? तो बलबन ने ही की थी। ठीक है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सजदा और पैगोस, इसमें भी आ गया, तो ये बलबन हो गया। अगला प्रश्न है, द्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो द्वैतवाद जो है सिद्धांत का माधवाचार्य ने किया था। ठीक है, और इन्होंने, माधवाचार्य ने ही ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना भी की थी। क्वेश्चन पूछ ली जाती है, ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म संप्रदाय, ना कि ब्रह्म समाज। ठीक है, ब्रह्म संप्रदाय की किसने की थी? माधवाचार्य ने की थी। ठीक है दोस्तों, और द्वैतवाद के सिद्धांत माधवाचार्य ने दिया था। और कुछ द्वैतवाद, जैसे द्वैतवाद का मत किसने दिया था? तो निम्बकाचार्य ने। और सनक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो निम्बकाचार्य ने ही की थी। ठीक है दोस्तों, और अगला क्या है? शुद्ध द्वैतवाद मत की और पुष्टि संप्रदाय की। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, बहुत बार पूछी जा गई है। ठीक है, तो शुद्धाद्वैतवाद मत की और पुष्टि संप्रदाय की स्थापना, शुद्धाद्वैतवाद मत को वल्लभाचार्य ने दिया था और पुष्टि संप्रदाय की स्थापना भी वल्लभाचार्य ने ही किया था। विशिष्टा द्वैतवाद मत को रामानुजाचार्य, ठीक है, ने दिया था। विशिष्टता द्वैतवाद, ठीक है, रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न है, पानीपत के प्रथम युद्ध के में बाबर के तोपखाने का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो ये उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां। ठीक है, मुस्तफ़ा खां, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां। इस युद्ध में बाबर ने उज्बेक की पद्धति जिसको तुगलमा या अर्धचंद्रकार नीति भी कहते हैं, ठीक है, उज्बेकों की युद्ध नीति जिसको तुगलमा या अर्धचंद्रकार नीति भी कहते थे। ठीक है, और तोप सजाने की विधि उस्मानी विधि यानी कि रूमी विधि का प्रयोग किया था। किसने? तो बाबर ने किया था। ठीक है दोस्तों, बाबर का जन्म, ठीक है, ये मिसप्रिंट है, बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ था। इनके पिताजी का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा, ठीक है, और माता कुतुब निगार बाई, ऐसे ही कुछ नाम है। और इनकी दादी का नाम क्या था जिन्होंने इनको गद्दी पर बैठाया था? ठीक है, तो उनका नाम था एहसान दौलत बेग। ठीक है, इसमें मैंने लिखा नहीं इसलिए बता देता हूँ। पानीपत के पहले भारत पर बाबर ने 4 बार आक्रमण किया था और ये जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ है ये 5वां आक्रमण है। ठीक है दोस्तों, अगर पूछ लिया जाए, ये डीपली पूछ लिए जा सकते हैं आने वाले एग्जाम में, अभी का तो होश नहीं लेकिन बीपीएससी पीटी में पूछ सकते हैं, लेकिन रेलवे जैसे छोटे छोटे जो एग्ज़ाम हैं उसमें हो सकता है कि आने वाले दिनों में कंसेप्ट से एग्ज़ाम पूछे जाए। इसलिए याद कर लीजिएगा कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध था बाबर का, भारत में किस क्रम का आक्रमण था? तो ये 5वां था। पहला कौन था? तो बाबर ने 1519 में पहली बार क्या किए थे? भारत पर आक्रमण की थी। और वो कौन सा अभियान था? बाजौर का, ठीक है, बाजारो अभियान। और उसमें कौन सी किला जीती थी? तो भेरा का किला भी जीता था। ठीक है, 1519 में। अकबर किसके संरक्षण में भारत में शासन शुरू किया? अकबर ने बैरम खां, ठीक है, वो पूछा भी जाता है कि बैरम खां थे, अकबर के संरक्षक कौन थे बचपन में? तो बैरम खां थे। हालांकि बैरम खां को कोई जानता नहीं है लेकिन उनके संरक्षक थे इसलिए उनको जानता है, अभी सब लोग जानते हैं बैरम खां। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में राजा वीर साल के महल में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अकबर के जीवन का पहला युद्ध अपने पिता के साथ मच्छीवाड़ा के युद्ध हुआ था। ठीक है, अकबर का पहला युद्ध क्या था? मच्छीवाड़ा का युद्ध। जीवन का पहला युद्ध था उसका मच्छीवाड़ा का युद्ध। ठीक है, 1555 में। अगर पूछ लिया जाए मच्छीवाड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो 1555 में। अकबर से और रिलेटेड कुछ जानकारी है।
दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो 1562 में। ठीक है। तीर्थ यात्रा कर का अंत कब हुआ था? 1563 में। जजिया कर का अंत 1564 में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में। ये सभी जितने भी हैं अकबर से रिलेटेड, सबसे ज़्यादा मुगल वंश में अकबर से ही पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको याद करिएगा। तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब हुई थी? तो 1571 में। ठीक है, ये रेलवे एसएससी कहीं भी पूछ लेगी। इबादत खाना की स्थापना 1575 में की थी। ठीक है। मजहर, ये मजहर लिख दिया है, मजहर की घोषणा कब हुई थी? तो 1579 में। ठीक है, 1579 में हुई थी। दीन-ए इलाही धर्म कब चलाया गया था? तो 1582 में। ठीक है दोस्तों, और इलाही संवत की स्थापना, शुरुआत, इलाही संवत की शुरुआत कब हुई थी? ये कैलेंडर है 1583 में। ठीक है दोस्तों, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु की चाल 3 गुनी बढ़ा दी जाए तो उसके गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ जाएगी? तो 9 गुनी। ठीक है दोस्तों, कितनी बढ़ जाएगी? 9 गुनी। तो क्यों बढ़ जाएगी? 9 गुनी कैसे होगी? तो आप यहाँ देख सकते हैं, यदि आप चाल 3 गुनी बढ़ा रहे हैं, ठीक है, चाल को आप क्या कर रहे हैं? 3 गुनी बढ़ा रहे हैं, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? स्क्वायर हो जाएगी, यानी कि 3 तिया 9 गुनी। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न, यदि दुगनी बोल दे, दुगनी अगर बढ़ जाती है गति, तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो 4 गुनी हो जाएगी। जितना बोलेगा उसका स्क्वायर कर देना है आपको। ठीक है दोस्तों, अगला है, कोशिका विभाजन कितने प्रकार से होते हैं? कोशिका विभाजन जो है कितने प्रकार से होते हैं? तो 3 प्रकार से होते हैं। कौन कौन है? तो असूत्री विभाजन, जिसको एमिटोसिस, दोस्तों बायोलॉजी में है, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों टर्म याद कर लीजिएगा, क्योंकि जो प्रश्न बनाने वाले होते हैं वो कभी कभी इंग्लिश को ही हिंदी में लिख देते हैं। ठीक है, यानी कि एमिटोसिस को ही आपको हिंदी में लिख देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। हालांकि ये बायोलॉजी में खासकर ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आप हिंदी और इंग्लिश, बायोलॉजी के जितने भी टर्म है उसके हिंदी और इंग्लिश दोनों को याद कर लीजिएगा। तो असूत्री विभाजन एमिटोसिस, समसूत्री विभाजन मिटोसिस, और अर्धसूत्री विभाजन मायोसिस। ठीक है दोस्तों, ये 3 है कोशिका विभाजन में, असूत्री विभाजन, समसूत्री और अर्धसूत्री। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, श्वसन की क्रिया कैसे होती है? तो यह जो है अपचायी होती है। ठीक है, श्वसन जो है अपचायी यानी कि कैटाबोलिक होती है। यह क्रिया ऑक्सीकरण, श्वसन ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीकरण क्रिया है। इसके फलस्वरूप क्या होती है? ऊर्जा निकलती है। ये प्रश्न पूछा गया कि श्वसन के द्वारा क्या होती है? तो ऊर्जा निकलती है। ठीक है, ऊर्जा विमुक्त होती है। हमारा अगला प्रश्न है, बोमेन संपुट, ये जो है बोमेन संपुट का संबंध किस अंग से है? ये आपको रेलवे के एनटीपीसी में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, ये रेलवे एसएससी में बहुत बार पूछा भी गया है। तो बोमेन संपुट का संबंध है वो किडनी से, वृक्क से है। ठीक है दोस्तों, वृक्क से। वृक्क की इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक नेफ्रॉन में मुंह पर एक कटोरी नुमा, ठीक है, कटोरी नुमा क्या होती है? एक संरचना होती है। इसी कटोरी नुमा संरचना को क्या कहा जाता है? बोमेन संपुट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, रेडियो सक्रियता का मुख्य कारण क्या होता है? तो नाभिक में न्यूट्रॉन का अधिक होना होता है। ठीक है, रेडियो सक्रियता का मुख्य कारण क्या होता है? तो जिस भी परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन की अधिकता पाई जाती है तो ये रेडियो सक्रिय क्या होते हैं? तत्व होते हैं। वैसे हालांकि आगे बढ़ देखते हैं, रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? हेनरी बैकरल ने की थी, और इसकी इकाई जो है वो क्यूरी है। किसकी इकाई? रेडियो सक्रियता की इकाई है। वैसे पदार्थ रेडियो एक्टिव कहलाते हैं जो स्वतः ही कुछ भेदी किरण यानी कि अल्फा, बीटा और गामा का उत्सर्जन करते हैं। ये तीनों ही किरण को बैकरल किरण भी कहते हैं। ठीक है, अल्फा, बीटा, गामा तीनों को कौन सी किरण कहते हैं? बैकरल किरण। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न है, परमाणु बोमेन का आविष्कार किसने किया था? तो ऑटो हॉर्न ने किया था। ठीक है, ऑटो हॉर्न ने। और हाइड्रोजन बम की स्थापना किसने, स्थापना नहीं, खोज किसने की थी? तो टेलर ने की थी। अगला प्रश्न है, पेट्रोल, डीजल, किरोसिन तथा भारी जल पेट्रोलियम द्वारा किस विधि से प्राप्त किया जाता है? तो ये प्रभाजी आसवन द्वारा। पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल है। पेट्रोल, डीजल और किरोसिन जैसे भारी जल, ये सब जो है पेट्रोलियम को ही। अब पेट्रोलियम दिखती कैसी? तो काली रंग की दिखती है, पूरी एकदम काली गाढ़ी कलर की लिक्विड होती है। ठीक है, इसको काला सोना भी कहते हैं। काली क्रांति किससे संबंधित है? तो पेट्रोलियम से। ठीक है दोस्तों, और इसको अलग कैसे किया करते हैं? तो प्रभाजी आसवन द्वारा करते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम समुद्र, प्रश्न है, पेट्रोलियम समुद्र तथा अवसादी चट्टानों के नीचे पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, पेट्रोलियम जो है वो आपको क्या बोलता है?
मग्न तट, समुद्री मग्न तट, और सबसे ज़्यादा 20%, लगभग 20% मग्न तट से प्राप्त होती है, और सबसे ज़्यादा जो है आपको समुद्री महासागर या बोलिए महासागरीय मैदान से। ठीक है दोस्तों, सबसे ज़्यादा 80% या 60% से 80% तक आपको कहाँ मिलेगी, तो आपको महासागरीय मैदान में मिलती है। ठीक है, और ये महासागरीय मैदान क्या होता है, मग्न तट क्या होता है, मग्न ढाल क्या होता है, द्रोणी क्या होता है, गर्त क्या होता है, कटक क्या होता है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में ही समझा दिया है। ठीक है, उसकी वीडियो में आपको उसके जो वीडियो की लिंक है इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय तरंग पेट्रोलियम अज्वलनशील होता है और इसे द्रवित सोना भी कहते हैं। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग की खोज किसने की थी, तो मैक्सवेल ने की थी। मैक्सवेल ने की थी विद्युत चुंबकीय तरंग की खोज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हें चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ये किसी माध्यम के पे निर्भर नहीं करते हैं, अर्थात ये माध्यम तथा निर्वात दोनों में चल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, विद्युत चुंबकीय तरंग को क्या कहते हैं, फोटोन की बनी होती है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग जो है वो फोटोन की बनी होती है। ठीक है दोस्तों, और फोटोन लाइट आप पढ़े होंगे ना लाइट में, तो लाइट किसकी ग्रुप होती है, तो फोटोन की। चलिए अगला प्रश्न है, जनहित याचिका की शुरुआत कब हुई थी, तो 1980 में हुई थी जनहित याचिका की शुरुआत। ठीक है दोस्तों, और ये सबसे पहले अमेरिका ने लाया था 1980 में अमेरिका में आया था, और भारत में 1986 में CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया PN भगवती के कार्यकाल में हुई थी। ठीक है, अगर भारत में पूछ दे तो भारत में इसकी शुरुआत कब हुई थी जनहित याचिका की, तो 1986 में। ठीक है दोस्तों, 1986 में, और विश्व में बोल दिया जाए तो 1980 में अमेरिका में ये, और ये PN भगवती। इसे केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ही अपील किया जा सकता है। ठीक है, PIL। बलवंत मेहता समिति का गठन कब हुआ था, तो 1957 में हुआ था। बलवंत मेहता समिति ये पंचायती राज से रिलेटेड है। ठीक है, इस समिति की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1957 को राजस्थान में राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार पंचायती राज प्रारंभ हुआ था। ये बलवंत राय मेहता जो है वो पूछ ली जाती है कितने स्तरीय थी, तो 3 स्तरीय। ठीक है, ग्राम, जिला और ब्लॉक, ग्राम, ब्लॉक और जिला। ठीक है, सबसे पहले ग्राम स्तर पर, फिर ब्लॉक स्तर पर, फिर जिला स्तर पर। और ये क्या नाम है ये आपका, इसके बाद अशोक मेहता। 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता समिति की गठन कब हुआ था, तो 1977 में। और ये अशोक मेहता जो समिति है वो द्विस्तरीय थी। ठीक है दोस्तों, द्विस्तरीय पंचायत। तो इस तरह से खत्म होते हैं हमारे इस सेट में जितने भी प्रश्न हैं ये सब खत्म होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी इसका जवाब आप कमेंट में दे सकते हैं, और मैं थोड़ा सा लड़खड़ा जाता हूँ बोलने में, इसके लिए आप मुझे माफ़ कर दें। ठीक है, आप इसे नर्वस कहना कह दीजिए, या आपको जो मन करे वो कह सकते हैं। मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको पूरे प्रश्नों को समझाऊं और कम से कम समय में इसको पूरे खत्म कर दूं। ये दोस्तों आपको 50 क्वेश्चन की ही सेट नहीं होती, इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट जो होते हैं मैं इसमें जोड़ कर बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये आप देखा जाए तो 50 से भी ऊपर हैं आप, या 60-70 प्रश्नों को मैं इसी में हल कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मुझे बस आपका प्यार चाहिए और सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि बहुत लोगों के पास ये मेरा जो वीडियो है जा सके। ठीक है, पहुंच सके उनके पास और उनको जानकारी मिल सके, और मैं इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेट हूँगा तो और भी ज़्यादा बना सकूँगा आपके लिए वीडियो। मुझे माफ़ कीजिएगा कि मैं ज़्यादा वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं मोटिवेट हो नहीं पा रहा हूँ, तो समय निकलती है तो मैं बनाता हूँ। कोशिश कीजिए कि ज़्यादा लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करेंगे तो मोटिवेट हो जाऊँगा, ज़्यादा बनाऊँगा वीडियो आपके लिए। ठीक है दोस्तों, समय निकालूँगा वीडियो बनाने के लिए। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आप सबके लिए अच्छे और बेहतर प्रश्न, ठीक है, उसका वीडियो मैं बनाऊँ। और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, और अगली सीरीज़ 3 के लिए, उसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ कि बिहार SI मेंस एग्ज़ाम के लिए सीरीज़ 3 वीडियो में बनाऊँ। ठीक है दोस्तों, और जब बनेगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मैं पहले दे दूँगा।